तो आइए जानते हैं जीएस पेपर 2 यानी कि इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इन सबके हिसाब से इंपॉर्टेंट कमिटीज यानी कि महत्वपूर्ण समितियों को। इनको आप अपनी मेंस की परीक्षा में तो लिख ही सकते हो, लेकिन साथ साथ प्रीलिम्स में भी ध्यान रख सकते हो। तो सारी इंपॉर्टेंट कमिटीज अगर एक बार आप देख लोगे तो सोचिए कितना सही रहेगा। आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक ही बार में पता तो पड़ ही रही है, बहुत कुछ रिवाइज भी हो रहा है। तो आजादी के पहले से शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट के द्वारा शुरुआत करते हैं। देखिए, मोतीलाल नेहरू की लीडरशिप में आई इस नेहरू रिपोर्ट को 1928 में पब्लिश किया गया। वाइसरॉय लॉर्ड बिर्किनहेड ने सबको एक चैलेंज दिया था, भारत की जनता को, भारत के नेताओं को, कि तुम अपना खुद का संविधान तो साथ में बना नहीं सकते, तुम प्रोटेस्ट करते हो, विरोध करते हो ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो हमने यहां पर संवैधानिक सुधार प्रस्तावित इसमें सुझाव थे। इसमें हमने ये कहा था कि भारत को देखिए डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दीजिए। इसको नेहरू और बाकी युवा नेताओं ने क्रिटिसाइज, आलोचना भी की थी, राइट। तो ये आप देखोगे नेहरू रिपोर्ट में आया था। इसके बाद एक तेज बहादुर सप्रू, क्योंकि तेज बहादुर सप्रू एक बहुत ही विशिष्ट न्यायविद थे, विशिष्ट ज्यूरिस्ट थे, और तेज बहादुर सप्रू ने जो आजाद हिंद फौज के पहली बैच थी जिनका ट्रायल रेड फोर्ट में चला था, उनको भी डिफेंड किया था। तो इन्हीं तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में 1945 में एक रिपोर्ट आती है जिसमें भारतीय संघ और जो भी रजवाड़े हैं इनके बीच का जो रिश्ता है इसके बारे में सुझाव बताए गए थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जब भी रजवाड़ों के बारे में या पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री कंसोलिडेशन में पूछे तो कहीं ना कहीं आप मेंशन कर सकते हो। इसके बाद भाषाई प्रांतों का मुद्दा शुरुआत से जब आजादी हुई तब से चल रहा था, क्योंकि पार्टीशन हुआ, क्योंकि विभाजन हुआ, तो इसलिए नेहरू हुए, वल्लभ भाई पटेल हुए, ये भाषाई प्रांतों के खिलाफ हो गए। हालांकि आजादी के पहले भाषाई प्रांतों के फेवर में थे। तो उसकी वजह से संविधान सभा के साथ, संविधान सभा से जुड़ी हुई एक एस.के. धर आयोग बिठाई जाती है। इस आयोग को एक काम दिया गया कि भाषाई प्रांत बनाना सही है या नहीं है, ये बताओ। तो एस.के. धर ने ये कहा, धर आयोग ने ये कहा कि भाषाई प्रांत बनाना सही नहीं होगा, क्योंकि इससे देश की संप्रभुता, देश की अखंडता को प्रभाव पड़ सकता है। इसके साथ साथ लोग तब भी नहीं माने, तब भी यहां पर लोग बोल ही रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, आप हमें भाषाई प्रांत दो। तो अलग से एक कमेटी बिठाई गई जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया के नेतृत्व में, जिसे आप जेवीपी समिति कहते हो। यह भी इसी समय पर आई। जेवीपी समिति ने भी भाषाई प्रांतों के मुद्दों को नकार दिया। ये सब आप पढ़ते हैं पॉलिटी में कमिटीज, मैं आपको रिवाइज करवा रही हूं दोबारा, राइट। इसके साथ साथ अब इसके बाद क्या होता है, आंध्र प्रदेश बन जाता है विरोध से। जब पोट्टी श्रीरामुलु एक गांधीयन हंगर स्ट्राइक से मर जाते हैं, मजबूरी में आंध्र प्रदेश बनाना पड़ता है। तो 1953 में फिर एक फजल अली आयोग आता है। ये आयोग बिठाया जाता है। इसमें एच.एन. कुंद्रू भी होते हैं और एच.एन. कुंद्रू के साथ साथ के.एम. पानीकर भी होते हैं। ये सुझाव देते हैं कि ठीक है, भाषाई आधार सोच सकते हैं प्रांत बनाने के लिए, लेकिन साथ साथ भारत की संप्रभुता, भारत का जो प्रशासनिक सुविधा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस है, इसको भी नहीं भूलना चाहिए। ठीक, तो ये सब आप देखते हो यहां पर फजल अली आयोग के नेतृत्व में आता है। उसके बाद फिर अलग अलग 7वां संवैधानिक संशोधन आता है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है 1956 का, और 14 राज्य बनाए जाते हैं, जिनमें से काफी सारे भाषाई आधार पर थे, राइट। फिर 1960s में कमिटीज आती हैं। आपातकाल लगता है। आपातकाल के समय पर एक स्वर्ण सिंह समिति बिठाई जाती है। ये स्वर्ण सिंह समिति को सुझाव दिया जाता है, ये बताया जाता है कि आप बताओ मौलिक कर्तव्य लाएं या ना लाएं। तो स्वर्ण सिंह कमेटी को बोलती है कि फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य लाए जाने चाहिए, और इसमें बहुत सारे कर्तव्य ये लोग सुझाते हैं। साथ साथ ये भी बोलते हैं कि कर देने का भी एक मौलिक कर्तव्य होना चाहिए और मतदान करने का भी मौलिक कर्तव्य अनिवार्य तौर से होना चाहिए। और ये सारे ही मौलिक कर्तव्य जो सुझाए जा रहे हैं, इनको लीगली बाइंडिंग, वैधानिक तौर पर बाध्यकारी यानी कि अनिवार्य बना दो। हालांकि कर देने का, मतदान का और अनिवार्य बनाने का प्रावधान मौलिक कर्तव्य नहीं लाया जाता। फिर भी स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A में आर्टिकल 51 क्लॉज ए के अंदर ए से लेकर जे तक लाए जाते हैं। बाद में एक और के 86 संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य ऐड किया जाता है, राइट। और मौलिक कर्तव्य के बाद फिर आप देखते हो जब इमरजेंसी हटाई जाती है तो 1977 में एक एपी शाह आयोग बिठाया जाता है। 1975 से 77 आपातकाल लगता है। 1977 में एपी शाह आयोग बिठाया जा रहा है। इसको
ये बताने के लिए बोला जा रहा है कि बताओ इसमें इंदिरा गांधी जिम्मेदार है या नहीं है, और इमरजेंसी के टाइम पर ज्यादतियां की या नहीं गई। इन्होंने जिम्मेदार माना कि हाँ इंदिरा गांधी जिम्मेदार थी, इनको इंदिरा गांधी को बुलाया गया था और इनसे पूछा गया था, कड़े सवाल किए गए थे इमरजेंसी आपातकाल के बारे में। इतना ही नहीं, मोरारजी देसाई टाइम पर जब ये शाह आयोग बना तो ये कहा गया कि हाँ आपातकाल के टाइम पर ज्यादतियां की गई थी, और ये चीज प्रूवन है। बहुत सारे लोगों को जेल में डाला गया है ना, बहुत सारे तो खुद बाद में जनता पार्टी में आ जाते हैं। तो ये ज्यादतियां की गई थी, ये यहाँ पर एपी शाह आयोग के अंदर कहा गया। इसके साथ साथ इसी टाइम पीरियड पर एक पैरेलल, एक समानांतर प्रक्रिया चल रही है, वो है केंद्र और राज्यों के बीच में झगड़े की प्रक्रिया, राइट, ठीक है। और इसके लिए राज्य भी अलग अलग अपनी केंद्र राज्य रिश्तों पर समितियां बिठा रहे हैं। सबसे पहले 1967 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, जब मोरारजी देसाई कांग्रेस का पार्ट थे और इंदिरा गांधी भी कांग्रेस का पार्ट थी, तब एक प्रशासनिक सुधार आयोग यानी कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन आता है। ये पहला प्रशासनिक सुधार आयोग होता है, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं मोरारजी देसाई। ये यहां पर प्रशासनिक सुधार और केंद्र और राज्यों के रिश्तों के बारे में कुछ सुझाव देते हैं। इसके बाद तमिलनाडु सरकार के नेतृत्व के अंदर 1969 के आसपास एक राजमन्नार आयोग बिठाया जाता है। ये राजमन्नार आयोग केंद्र और राज्य के रिश्तों पर अपने सुझाव देता है। यह आयोग साफ साफ बोल देता है कि देखो यहां पर केंद्र सरकार के पास ज्यादा वित्तीय ताकत है, इसलिए राज्य निर्भर है। योजना आयोग राज्यों की ताकत छीन चुका है काफी हद तक और राज्यों को डिक्टेट करता है क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। अखिल भारतीय सेवाएं प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, इसके लिए राज्यों की ताकत सीमित है, इसलिए इसने बहुत सारे ऐसे सुझाव दिए थे, जैसे अखिल भारतीय सेवा को अबॉलिश कर दो, योजना आयोग को हटा दो, वित्तीय ताकतें राज्यों को ज्यादा प्रदान करो, वगैरह वगैरह। ऐसे ही फिर पंजाब एक आनंदपुर प्रस्ताव लाता है, शिरोमणि अकाली दल एक आनंदपुर प्रस्ताव, आनंदपुर रेजोल्यूशन लेकर आती है 1973 के अंदर, जिसमें यह कहा जाता है कि जैसे ब्रिटिश काल में ब्रिटिश राज्य केंद्र के पास खाली रक्षा, विदेशी मुद्दे, हमारी मुद्रा और हमारी संचार के पावर्स थे, बाकी सारे पावर्स किसके पास थे, बाकी सारी ताकतें राज्यों के पास थी, प्रांतों के पास, रजवाड़ों के पास थी। तो वही यहाँ पर स्ट्रक्चर रजवाड़ों के लिए जो पहले स्ट्रक्चर था ब्रिटिश राज में, वही राज्यों के लिए ले आना चाहिए। भारत सरकार इसको कतई नहीं मानेगी, इन पर ध्यान भी नहीं देगी। हालांकि इसके बाद वेस्ट बंगाल सरकार एक मेमोरेंडम लेकर आती है। ये मेमोरेंडम 1977 में ही आता है, एपी शाह आयोग के समानांतर ही, और ये केंद्र सरकार को बोलता है, जो आनंदपुर साहिब ने बोला रेजोल्यूशन ने वापस बोलता है ये कि ये सारी ताकतें केंद्र रखे, बाकी हमें सारी ताकत दे दे। इसके साथ साथ वित्तीय आयोग को स्थायी बनाए और अखिल भारतीय सेवाओं को अबॉलिश करे, वगैरह वगैरह। केंद्र सरकार इन पर ध्यान नहीं देगी, राइट। और इसके बाद फिर केंद्र सरकार के रिश्तों पर सरकारी आयोग खुद बैठेगा 1983-84 में, और फिर ये सरकारी आयोग अलग अलग तरीके के प्रस्ताव देगा, राइट। जैसे कि राज्यपालों को नियुक्त करना है तो उसके लिए ऐसे लोगों को नियुक्त करो जो कि तटस्थ हो, न्यूट्रल हो। इसी के साथ साथ आर्टिकल 356 बड़ा ही सोच समझ कर लगाया जाए, जरा सी बात पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन ना लगाया जाए। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए आनंदपुर साहिब और वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम बोल रहे हैं अबॉलिश कर दो, लेकिन सरकारी आयोग बोल रहा है राज्यसभा को और ऐसी अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करनी चाहिए। राज्यसभा को जो ताकत दी गई है आर्टिकल 312 में, इसके द्वारा, ठीक। तो ये कुछ केंद्र राज्य समिति से, केंद्र राज्य के रिश्तों से जुड़ी हुई कुछ समिति आई, राइट। इसके बाद फिर आप देखते हो 1980s और 1990s का टाइम आता है, तो केंद्र राज्य रिश्तों पर दोबारा एक समिति बैठती है, MM पुंछी आयोग। इसी समय पर दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग भी बैठ रहा है। ये दूसरा प्रशासनिक सुधार अलग है, और ये जो मदन मोहन पुंछी, जस्टिस मदन मोहन पुंछी के तहत 2007 में केंद्र राज्य रिश्तों पर आयोग आ रहा है, ये अलग है। ये जो प्रशासनिक सुधार आयोग आ रहा है दूसरा, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, ये सुझाएगा कि कैसे प्रशासन में सुधार आना चाहिए। तो यहाँ एथिक्स पर, गवर्नेंस पर अलग अलग, सरकार में भ्रष्टाचार पर अलग अलग सुझाव दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा दिए जाते हैं। ये सुधार सबसे व्यापक सुधार है, और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप यूपीएससी की या फिर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इन प्रशासनिक सुधार आयोग, सेकेंड प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्टें देखनी चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगा और सीखने को मिलेगा चीज़ें। इसके साथ साथ केंद्र राज्य रिश्तों पर जो मदन मोहन पुंछी आयोग की सुझाव आती है, ये आयोग ये सुझाता है कि राज्यपाल के लिए ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करो जो कि बाहरी हो, राज्य की राजनीति से मतलब ना रखता हो और तटस्थ हो, जैसा कि
जवाहरलाल नेहरू ने भी वादा किया था जेंटलमैन एग्रीमेंट के तहत। इसके साथ साथ जो के राज्य में जो सरकारें बनाई जाती हैं, है ना, जो सरकार बनाने की प्रक्रिया होती है, राज्यपाल सरकार बनाने के लिए राज्य में बुलाते हैं, उस पर एक बराबर एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस मदन मोहन पुच्छी आयोग द्वारा दिया गया। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि राज्यपाल को अगर नियुक्त करना हो तो यहाँ मुख्यमंत्री की मंजूरी जरूरी लेनी चाहिए, मुख्यमंत्री की राय लेनी चाहिए और एक समिति द्वारा राज्यपाल को नियुक्त किया जाना चाहिए। इस समिति में प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, जो हमारी लोकसभा के स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं लोकसभा के, इसके साथ साथ प्रभावित राज्य के जहां पर राज्यपाल नियुक्त करना है उसके मुख्यमंत्री, ये सब आने चाहिए। तो ये सारी चीजें मदन मोहन पुच्छी आयोग ने कहा था। इसके साथ साथ एक आपकी रंगनाथ मिश्रा आयोग आई थी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए। देखिए, भारत में विभिन्न रंग हैं, यानी कि मेजॉरिटी भी है, माइनॉरिटी भी है। इससे आपको ध्यान रखना है। रंगनाथ मिश्रा आयोग, ये भी आप देखोगे इसका सन भी 2007 के आसपास है। इसने बहुत सारे ऐसे सुझाव दिए थे कि कैसे भाषाई और जितने भी हमारे धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, कैसे इनको पावर्स ज़्यादा से ज़्यादा अलॉट की जाए और कैसे इनके सामाजिक और शैक्षणिक रूप तक पिछड़ेपन को खत्म किया जाए। जैसे इसके एक इंपॉर्टेंट सुझाव आप आंसर्स में लिख सकते हो बहुत जगह पे, वो ये था कि इन्होंने कहा कि मुस्लिमों को सरकारी नौकरियों में और सरकारी संस्थानों में आरक्षण दिया जाए। तो कुछ 5 से लेकर 4% के कोटा की बात मुस्लिमों के लिए रंगनाथ मिश्रा आयोग ने यहाँ पर कही थी, ये भी आप लिख सकते हो। इसके साथ साथ इसी टाइम पर यूपीए सरकार ने एक और सच्चर आयोग रिपोर्ट बनाया था, जो कि अल्पसंख्यकों पर, मुख्य तौर से जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, इनके ऊपर ही इस रिपोर्ट को बनाया गया था। और इस सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने भी ये कहा था कि भारत में मुस्लिम बहुत पिछड़े हैं, बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं। क्यों? क्योंकि भारत की राजनीति में, नेताओं में, जो भी पदधारक हैं उनमें, और भारत की जो सिविल सेवाएं हैं, आईपीएस, आईएएस, बीडीओ, डेप्यूटी कलेक्टर, जितनी भी आपकी सिविल सेवाएं हैं, इनमें मुस्लिमों की संख्या बहुत कम है। और मुस्लिमों में खास तौर पर जो शिक्षा का जो अभाव है, शिक्षा का सशक्तिकरण है, वो बहुत ज़्यादा कम है, राइट। क्योंकि ये वो टाइम था जब आपके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने साफ साफ बोल दिया था कि देश के संसाधनों पर पहला हक देश के अल्पसंख्यकों का, माइनॉरिटीज़ का है। इस बात को बाद में मोदी जी ने उठाया भी था 2024 के चुनाव में, एक मुद्दे की तरह और विवाद की तरह। बट ठीक है, ये आप देखो, ये सच्चर आयोग ने यहाँ पर कहा था। मैं आपको एक न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट बता रही हूँ। इसके साथ साथ एक MN वेंकटचलैया कमीशन 2000 सन में आया था, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको कहा जाता है नेशनल कमीशन टू रिव्यू वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के कार्य की समीक्षा के लिए एक राष्ट्रीय आयोग यहाँ लाया गया। देश को आज़ाद हुए 50 साल हो गए थे, तो ये जानना था कि संविधान अभी भी ठीक तरीके से चल रहा है, नहीं चल रहा। ये सन 2000 में बिठाया गया, किसके अंदर? एक बहुत अच्छे, बहुत कुख्यात न्यायमूर्ति थे जस्टिस वेंकटचलैया, उनके अंदर। इसलिए इन्हें वेंकटचलैया आयोग, इस आयोग को वेंकटचलैया आयोग भी कहा जाता है। देखिए, इसने ये सुझाव दिया कि संविधान ठीक तरीके से कार्य कर रहा है, लेकिन संविधान का ठीक कार्य करना और संविधान का ठीक तरीके से चलना संविधान के ऊपर नहीं है। यहाँ पर संविधान का ठीक कार्य करना ताकत में बैठे नेताओं के ऊपर है ना, ताकत में बैठे व्यक्तियों के ऊपर है। और ताकत में बैठे व्यक्तियों को भारत की जनता ताकत में बिठाती है। तो असल में संविधान का ठीक कार्य करना जिन लोगों के लिए संविधान लाया गया है उनके ऊपर निर्भर करता है, ना कि संविधान के ऊपर, राइट। इसके अलावा इसने संविधान में संशोधन के लिए, संवैधानिक प्रक्रियाओं को और ठीक करने के लिए बहुत सारी ऐसी सुझाव दिए थे। तो ये आपका वेंकटचलैया आयोग, मुख्य तौर से ये अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के टाइम पर आया था। और जब ये आया था तो बहुत आलोचना हुई थी इसकी, बहुत विवाद हुआ था कि देखो, इससे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार इमरजेंसी लगा देगी, पूरा हटा देगी संविधान को, नया संविधान ले आएंगे वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद आपको पता है कि एक निर्भया कांड हुआ था, और इसके बाद फिर जस्टिस JS वर्मा आयोग बिठाया गया था, ये देखने के लिए कि क्या महिलाओं के लिए जितने भी कानून हैं क्या वो ठीक हैं, क्या महिलाएं सुरक्षित है भारत में, और इन अपराधों से निपटने के लिए क्या कर सकते हैं। तो जस्टिस वर्मा आयोग ने बहुत सारी रिपोर्ट, बहुत सारे सुझाव दिए थे। प्रमुख तौर से आज के डिस्कशन के हिसाब से ये भी कहा था कि जो मैरिटल रेप है, यानी कि जो विवाह में बलात्कार होता है, इसे भारत में एक अपराध घोषित होना चाहिए। क्योंकि भारतीय न्याय संहिता, जो कि पहले भारतीय दंड संहिता IPC था, इसके हिसाब से भारत में मैरिटल रेप यानी कि विवाह में बलात्कार एक बलात्कार नहीं माना जाता, राइट।
अगर विवाह के अंदर बलात्कार होता है, आपके पति आपका बलात्कार करते हैं, तो उसे भारत में बलात्कार नहीं माना जाता। लेकिन जस्टिस JS वर्मा ने कहा था कि कानूनों को और कड़ा कीजिए, कानूनों को और कड़ा किया भी गया। बहुत सारे कानूनों में प्रावधान लाए गए, भारतीय न्याय संहिता में प्रावधान लाए गए इसके थ्रू, जस्टिस वर्मा कमेटी के सुझाव के आधार पर। और इसके साथ साथ इसके बाद यौन उत्पीड़न पर भी 2013 में कानून आया, सेक्सुअल हैरेसमेंट प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट, यानी कि यौन उत्पीड़न को रोकना। यौन उत्पीड़न अगर आपके साथ होता है तो उसके लिए जो प्रावधान, उसके लिए जो आपको सुझाव, उसके लिए जो आपको रिलीफ दिया जाएगा, उसके लिए अधिनियम 2013 में आएगा। इसमें ये कहा गया कि हर कंपनी जो कि 10 सदस्यों से ज़्यादा बड़ी कंपनी है, उसमें इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी यानी कि आंतरिक शिकायत समिति बिठाई जाएगी। और अगर ऐसी कोई शिकायत आती है तो कंपनी को यहाँ पर इस आंतरिक शिकायत समिति के द्वारा इसको तटस्थ तौर से, न्यूट्रल तौर से देखना ही पड़ेगा। वो कंपनियां और वो फर्म जो 10 से छोटी हैं और असंगठित क्षेत्र में अगर यौन उत्पीड़न होता है तो वहाँ महिलाएं डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट्स कमेटी यानी कि जिला शिकायत समिति के अंदर शिकायत कर सकती हैं अगर उनके साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है, अगर वो इसका शिकार हैं तो, राइट। और अगर आपकी कंपनी मना कर देती है कि हम कमेटी नहीं बिठाएंगे या फिर कार्य करने से मना कर देती है, आपकी बात को सीरियसली लेने से मना कर देती है, तो अब शीबॉक्स नाम का एक पोर्टल बिठाया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। आप सीधा वहां भी कंप्लेंट कर सकते हैं अपनी खुद की कंपनी के खिलाफ और यौन उत्पीड़न के खिलाफ, राइट। इसके बाद नीति आयोग बिठाया गया 2015 में। देखिए, नीति आयोग एक कार्यकारी प्रस्ताव के द्वारा आया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 1 जनवरी 2015 योजना आयोग को हटाकर एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन यानी कि एक कार्यकारी प्रस्ताव की तरह इस नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को बिठाया गया। इसका कार्य यह था कि पहले जैसे योजना आयोग की तरह पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बनानी है, लेकिन धीरे धीरे भारत में इंडिकेटिव प्लानिंग की तरह चलना है। यानी इंडिकेशंस देने हैं, संकेत देने हैं राज्यों को कि आप इस तरीके से यहां पर योजना बनाइए। यानी राज्यों को बाध्य नहीं करना है कि आपको ये कार्य करना है अगले 5 साल में, लेकिन राज्यों की मदद करनी है। एक कंसल्टेंसी की तरह, एक परामर्श निकाय की तरह काम करना है। और जब भी राज्यों को जरूरत पड़ती है किसी विशेषज्ञ से बात करने में, प्रशासन में, शासन में, क्योंकि शासन बहुत जटिल होता जा रहा है, तो आप कंसल्टेंसी की तरह राज्यों की मदद करोगे। इतना ही नहीं, यहाँ नीति आयोग के अंदर जो पदेन सभापति थे नीति आयोग के, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है नीति आयोग के, वो प्रधानमंत्री खुद होते हैं। योजना आयोग में भी प्रधानमंत्री खुद लीडर थे। और नीति आयोग में खुद एक गवर्निंग काउंसिल यानी कि एक शासन के लिए परिषद बिठाया गया, जिसका नेतृत्व करेंगे प्रधानमंत्री। और इसके साथ साथ इसमें सारे राज्यों के मुख्यमंत्री, सारे केंद्र शासित प्रदेश जहां उपराज्यपाल हैं तो वहां से उपराज्यपाल, इसके साथ साथ बाहर से एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञ भी इस गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा हो सकते हैं। उस हिसाब से नीति आयोग ने बहुत सारे काम किए हैं, जैसे कि सतत विकास लक्ष्य की रिपोर्टें रिलीज करना, राइट। बेसिकली नीति आयोग का उद्देश्य जब भी आया था तो कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भारत में इंश्योर करना, यानी कि प्रतिस्पर्धी और समन्वयक संघवाद को सुनिश्चित करना इनका काम था, जिसमें अलग अलग चरणों के बीच में समन्वय हो केंद्र और राज्यों के बीच में, और प्रतिस्पर्धा भी हो अलग अलग जिलों और अलग अलग राज्यों के बीच में, राइट। केंद्र राज्य में समन्वय हो और अलग अलग राज्यों और जिलों में प्रतिस्पर्धा हो, ऐसा संघवाद सुनिश्चित करने का कार्य नीति आयोग को दिया गया था। उस हिसाब से नीति आयोग ने 3 साल 5 साल 7 साल के लिए आगे का आइडिया, आगे का जो विजन है भारतीय लोकतंत्र के लिए, ये भी एक बार जारी किया था, राइट। और नीति आयोग की एक रिपोर्ट है इंडिया एट 75 जो बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके साथ साथ 15वां वित्त आयोग 2017 में बिठाया गया। 15वें वित्त आयोग को देखिए, जब 14 वित्त आयोग बैठा था तो 14वां वित्त आयोग YV रेड्डी की लीडरशिप में बिठाया गया था, YV रेड्डी के नेतृत्व में बिठाया गया था। वित्त आयोग आपको पता होगा संविधान के आर्टिकल 280, 279 और 280 में ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जिनके हिसाब से हर 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग बिठाया जाता है। और वित्त आयोग में और भी सदस्य होते हैं, वित्त आयोग के सभापति के अलावा 4 और सदस्य होते हैं, जिनकी योग्यताओं के बारे में बाद में एक अधिनियम आया आज़ादी के बाद, संविधान के बाद, जिसमें योग्यताएं बताई गई है। प्राइमरली यहाँ पर आर्थिक तौर पर विशेषज्ञ, जिनको पब्लिक पॉलिसी जन नीतियों में एक्सपीरियंस होता है, वो लोग वित्त आयोग में बिठाए जाते हैं। तो 14वें वित्त आयोग में YV रेड्डी आयोग ने सुझाव दिए थे। इनके हिसाब से राज्यों को, केंद्र को जितना भी राजस्व मिल रहा है, टैक्स मिल रहा है, उसका 42% राज्यों से साझा होना चाहिए पैसा, और 15वां वित्त आयोग फिर आपका 2017 में बिठा दिया गया। NK सिंह पैनल जिसे कहा जाता है, NK सिंह के नेतृत्व के अंदर, और इन्होंने अपने सुझाव दिए थे फिर, और इनके सुझावों के हिसाब से इस समय जम्मू कश्मीर
को राज्य के दर्जे से हटा दिया गया। आर्टिकल 370 का प्रभाव जम्मू कश्मीर के लिए हटा दिया गया। दैट्स वाई यहाँ पर राज्यों की जो साझेदारी है उसको 41% यानी कि 41% कर दिया गया। 14वें वित्त आयोग में 5 क्राइटेरिया दिए थे जिन मानकों के आधार पर राज्यों को ये जो टैक्स का पैसा है केंद्र से वो वितरित होगा अलग अलग राज्यों में। लेकिन 15वें वित्त आयोग ने ऐसे 6 क्राइटेरिया यहाँ पे दिए थे। प्रमुख तौर से सबसे पहले आय की दूरी का मानक यानी कि इनकम डिस्टेंस क्राइटेरिया आता है, राइट। इनकम डिस्टेंस क्राइटेरिया में आप सबसे अमीर राज्य से कितना दूर है इस आधार पर आपको वित्त दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। इसका 45% तक शेयर यहाँ पर, मतलब इस मानक का जो वेटेज था, वजन था, वो 45% दिया गया। इसके बाद जनसंख्या के आधार पर भी वित्त मिलता है। तो जनसंख्या के आधार पर जब इसे रखा गया तो आप देखोगे कि फिर विवाद हो जाएगा, राइट, क्योंकि जनसंख्या का आधार इसमें 2011 की जनगणना रखा गया, जिससे साउथ के स्टेट्स परेशान हो गए कि जो 2011 तो आते थे। पहले वाली वित्त आयोगों ने 1971 का क्राइटेरिया रखा था, राइट। तो उस टाइम पर तो नॉर्थ और साउथ की जनसंख्या में उतना अंतर नहीं था, लेकिन 2011 आते आते यूपी बिहार की जनसंख्या और बढ़ गई है और साउथ के स्टेट्स पॉपुलेशन कंट्रोल कर चुके हैं, विकास हो चुका है साउथ में, तो दैट्स वाई वहाँ पर उतना ज़्यादा वित्त नहीं मिलेगा फिर। तो ये बहुत ज़्यादा एक बड़ा विवाद बना और दैट्स वाई इसको बैलेंस करने के लिए, इसको संतुलित करने के लिए एक और क्राइटेरिया दिया गया, वो था जनसंख्या पर नियंत्रण। यानी कि अगर आपने परिवार नियोजन किया है और जनसंख्या पर नियंत्रण के प्रयास किए हैं तो इन प्रयासों को 12.5% वजन दिया जाएगा और इस हिसाब से ये चीज़ें थोड़ा सा बैलेंस करने की, थोड़ा सा नेगेट करने की कोशिश की गई। इसके अलावा आपने वनों को कितना बचाया है, ठीक है, वनों का कितना संरक्षण किया है, राइट। कुछ आपने और जो टैक्सेशन रिफॉर्म्स हैं, कर सुधार हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व मिले, ये अपने राज्य में कितने किए हैं, राइट। ये सब क्राइटेरियाज, और आपका क्षेत्रफल कितना है, प्रमुख तौर से आपका एरिया कितना है, राइट। इस पर भी कुछ मानक लगाए गए, कुछ वेटेज लगाए गए और ऐसे इन 6 क्राइटेरियाज के आधार पर एनके सिंह पैनल ने यहाँ पर अपना रिपोर्ट दिया, जिस रिपोर्ट के आधार पर बाद में वित्तीय वितरण जो है वो शुरू हुआ। इसके साथ साथ 2015 में आप देखो लोधा कमेटी रिपोर्ट बनी है, क्योंकि इस समय आईपीएल का जो मुद्दा था, आईपीएल में मैच फिक्सिंग का मुद्दा, ये चला गया सुप्रीम कोर्ट में और इस टाइम पर फिर जस्टिस लोधा कमेटी रिपोर्ट बनाई गई ताकि आईपीएल में सट्टेबाजी, मैच फिक्सिंग कम हो और हम लोग फ्रीली आईपीएल एंजॉय कर सके, राइट। इसके साथ साथ कुछ समितियां ऐसी भी हैं जो कि पंचायती राज से जुड़ी हुई हैं, राइट। इनको अगर आप देखो पंचायती राज समितियां, तो शुरुआत से इसमें कुछ समितियां आई थी, जैसे एक हनुमंता राव समिति आई थी, ठीक, जिसने शुरुआत में पंचायती राज यानी कि नेहरू जी के टाइम पर जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम आया था, और इसमें पहली पंचायत राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुई थी। इसका बहुत फेलियर था, मतलब ये बहुत फेल हुई थी क्योंकि नेहरू जी के हिसाब से यहाँ इस प्रोग्राम के अंदर जो ब्लॉक विकास अधिकारी हैं अलग अलग भारत में, अलग अलग ब्लॉक्स के जो पीसीएस की परीक्षा से जाते हैं ब्लॉक विकास अधिकारी, ये बीडीओ यहाँ पंचायत को सशक्त करने में मदद करेंगे, लेकिन हुआ नहीं ऐसा, क्योंकि ये बीडीओज हुए चाहे आईएएस हुए, इनके ऊपर बैठे हुए ये सब नौकरशाही क्लास हैं, ये सब अंग्रेजों के टाइम के ट्रेंड लोग हैं, ये सब रेजिस्टेंट, इन्होंने बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाया, इसलिए प्रोग्राम फेल हुआ। तो हनुमंता राव समिति ने यहाँ पर इसकी समीक्षा की और बहुत सारी चीज़ें बताई। इसके बाद एक अशोक मेहता समिति यहाँ पर बैठी थी 1977 में, ठीक है। इस अशोक मेहता समिति ने यह सुझाया कि भारत में एक त्रिस्तरीय पंचायती राज यहाँ पर होना चाहिए और यही त्रिस्तरीय पंचायती राज से आप ताकतें बिल्कुल नीचे के स्तर पर देंगे और गांव में ग्राम स्वराज जैसा गांधी जी चाहते थे वो चीज़ सुनिश्चित हो पाएगी, ठीक है। तो ये अशोक मेहता कमेटी ने सुझाया। इसके बाद 1980s में अलग अलग कमिटीज़ बनती है, जैसे पीके थुंगौन समिति बनती है पंचायती राज के लिए, है ना। एलएन सिंघवी समिति बनती है 1985 में पंचायती राज के लिए, और आखिर में फिर इन सबके बाद वीएन गडगिल समिति बनती है ना। वीएन गडगिल समिति, पीके थुंगौन समिति, एलएन सिंघवी समिति बहुत महत्वपूर्ण है। आखिर में आते आते आप देखोगे वीएन गडगिल समिति ने जो भी सुझाया वही सब हमारी 73rd 74th संवैधानिक संशोधन में रखा गया। तो इन समितियों के सुझाव 73rd 74th संवैधानिक संशोधन से बहुत मिलते जुलते हैं। इन्होंने भी एक त्रिस्तरीय ढांचे की बात की कि 3 हमारे पास स्तर होने चाहिए। तो यही 3 स्तर आप देखोगे शहरी निकायों के लिए 74th संवैधानिक संशोधन और पंचायती राज के लिए 73rd संवैधानिक संशोधन में हम लेकर आए हैं। इसके साथ साथ 3 स्तर के अलावा
यहाँ पंचायतों को और शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, ये दिया गया 73rd 74 संवैधानिक संशोधन द्वारा। SC ST को आरक्षण मिलना चाहिए जनसंख्या के आधार पर, ये भी दिया गया। महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिलना चाहिए हर लेवल पर, चाहे सभापति का लेवल हो, ये भी यहाँ पर प्रदान किया गया। राइट। एक इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन यानी राज्य चुनाव आयोग बिठाया जाए ताकि पंचायतों में चुनाव कर सके ठीक से, ये भी यहाँ पर बात आई। राइट। राज्य वित्त आयोग भी आना चाहिए ये सुझाने के लिए कि पंचायती राज और शहरी निकायों का वित्त कैसे ठीक किया जाए और कैसे राज्य से ज़्यादा पैसा यहाँ दिया जाए, ये भी बाद में बनाया गया। तो ये आप देखते हो इस तरीके से इन रिपोर्टों ने, इन समितियों ने, तीनों समितियों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राइट। तो ये पंचायत से जुड़े हुए, एक टैक्सेशन से जुड़ा हुआ, एक कर से जुड़ा हुआ मामला भी यहाँ पर आता है। टैक्सेशन यानी कि कर से जुड़ा हुआ, और टैक्सेशन, कर व अर्थव्यवस्था ओवरऑल आप देखोगे तो यहाँ पर एक रिपोर्ट आई थी, जैसे NC केलकर रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है। इस NC केलकर रिपोर्ट ने सरकार का जो राजस्व घाटा है, राजकोषीय घाटा, जिसे आप फिस्कल डेफिसिट भी कहते हैं, इस पर टिप्पणी दी थी कि भारत सरकार को अपना राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट कम करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर अटल बिहारी सरकार के टाइम पर निजीकरण हो रहा था। हम ज़्यादा सरकार पैसा भी खर्च कर रही थी, लेकिन सरकार कंसोलिडेशन, यहाँ पर संकीर्णकरण नहीं कर पा रही थी। तो अब सरकारी कर्ज ज़्यादा ना हो और सरकार कंसोलिडेशन कर पाए, फिस्कल कंसोलिडेशन, इसके लिए ये रिपोर्ट आई। इसने सुझाव दिया कि ऐसा एक अधिनियम लाओ ऐसा एक विधान, स्टैट्यूट लाओ जिसके माध्यम से फिस्कल कंसोलिडेशन किया जाना सके, और इस आधार पर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, यानी कि राजकोषीय जिम्मेदारी एवं बजट प्रबंधन अधिनियम अस्तित्व में आया 2004, जिसके अंदर भारत सरकार को राजकोषीय घाटे और आम ऋण, सरकार का जनरल डेट लेवल्स, इन सब के बारे में कुछ लक्ष्य सुझाए गए। जैसे जो फिस्कल डेफिसिट है, जो राजकोषीय घाटा है, ये एक समय सीमा तक 3.5% तक कम होना चाहिए, और सरकार का जो आम ऋण का स्तर है, जनरल डेट के लेवल्स है, ये ओवरऑल 60% होना चाहिए, जिसमें केंद्र का 40 हो सकता है और राज्य का अपने सकल घरेलू उत्पाद का 20% हो सकता है। ठीक है। ये सारे सकल घरेलू उत्पाद GDP के प्रोपोर्शन में, अनुपात में सारे ये लक्ष्य परसेंटेज में बताए गए हैं। और भी कुछ लक्ष्य थे। फिर इसी बात को, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट को संशोधन किया गया। फिर दोबारा एक NK सिंह कमेटी बिठाई गई थी। NK सिंह कमेटी के सुझाव पर दोबारा इस एक्ट को, इस अधिनियम को संशोधन दिया गया और यहाँ पर एक एस्केप क्लॉज लाया गया था। ठीक है। 2017-2019 में इस एस्केप क्लॉज के हिसाब से अगर कोई राष्ट्रीय आपदा आई है, नेशनल डिजास्टर आया है, कोई आपातकाल आया है, तब आप अपने लक्ष्यों से हट सकते हैं, क्योंकि तब राजकोषीय लक्ष्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण, लोगों को बचाना होगा और हमारी अर्थव्यवस्था को बचाना होगा, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। राइट। तब आप लक्ष्यों से हट सकते हैं, ये कहा गया। इसके साथ साथ ये भी यहाँ पर कहा गया कि खाली 2 तरीके के लक्ष्य अब प्रमुख तौर पर रहेंगे, एक तो फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, और एक आम ऋण लेवल। बाकी जितने भी लक्ष्य थे 3-4 और 2-3 और, इनको हटा दिया गया। इस एक्ट में ये भी आता है कि सरकार बजट के साथ साथ, 2004 में ही आ गया था कि बजट के साथ साथ सरकार को मीडियम टर्म पॉलिसी फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, यानी कि मध्य अवधि में सरकार कैसी नीतियां लानी चाहती है, इसके पूरे ढांचे का एक वक्तव्य, और मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, यानी अर्थव्यवस्था ओवरऑल कहीं जा रही है, इसके ढांचे का भी एक वक्तव्य बजट के साथ, वार्षिक वित्तीय कथन के साथ ही संसद में देना पड़ेगा। तो संसद इसको दे रही है 2004 से। राइट। तो ये हमारी रिपोर्ट NC केलकर की, और ये सारी इसकी बातें। बाकी MB शाह समिति एक देख लेते हैं। देखिए, इस टाइम पर कोल स्कैम सामने आया था, UPA 2 के टाइम पर पॉलिसी पैरालिसिस का समय था, है ना, सारी नीतियां लकवा मार गई थी। तो इस समय MB शाह पैनल बिठाया गया और ये कहा गया कि जो भी इलीगल माइनिंग भारत में होती है, अवैध खनन होता है, उसको देखो आप और उसको रोकने के लिए यहाँ पर सुझाव दो। बाद में केंद्र सरकार अवैध खनन को रोकने के लिए खान प्रहारी ऐप और बहुत सारी ऐसी चीजें लेकर आई है। राइट। इसके बाद आप देखते हो कुछ और समितियां भी यहाँ पर बताई गई हैं, जैसे 2007 में माधव मेनन समिति, ये आपने कम सुनी होगी। माधव मेनन ने यह कहा कि भारत में कानूनी शिक्षा और कानूनी पेशे में सुधार कैसे होना चाहिए, है ना, यानी कि कानून के सामने जो
प्रोफेशन है, जो लीगल प्रोफेशन है, इसमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रिफॉर्म करें, राइट। एक 1971 में वांचो समिति भी आई थी, जिसमें स्पाई क्रॉनिकल्स के मामले में जांच हुई, यानी कि कानूनी जासूसी की जा रही थी, उसमें कुछ जांच की बात आई थी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो। इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके लिए लिखती जाऊंगी, तो आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगी। एक एन मल्होत्रा समिति है। देखिए, इस समय पर जब भारत में उदारवादीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जब ये 3 चीजें हो रही हैं भारत में, वैश्वीकरण हो रहा है, 1991 के रिफॉर्म्स हो रहे हैं, तो अब इस टाइम पर रिफॉर्म्स बैंकों में भी चाहिए और बीमा क्षेत्र में भी चाहिए। तो बैंकिंग के रिफॉर्म्स के लिए यहाँ पर बार बार नरसिम्हम समिति बिठाई जाती है, जैसे नरसिम्हम 1 बिठाया जाता है, नरसिम्हम 2 बिठाया जाता है, राइट। तो ये जो नरसिम्हम कमेटी है, ये स्पेलिंग नरसिम्हम कमेटी रिपोर्ट, ये बैंकिंग में उदारवादीकरण और निजीकरण को बढ़ावा दे रही है ना, जैसे प्राइवेट बैंकों का आना, और बैंकें जो है भारत में ये बाहर से पैसा ले सके और बाहर से हितधारक आ सके बैंकों में, इसके लिए बातचीत करना रहे। तो ये सब बैंकिंग समिति के रिफॉर्म्स है। और वही मल्होत्रा कमेटी, ये समिति बिठाई जा रही है बीमा क्षेत्र में रिफॉर्म्स के लिए, क्योंकि इसके पहले भारत के पास एक ही बीमा कंपनी हुआ करती थी, जीवन बीमा में, लाइफ इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, बाकी सब नेशनलाइजेशन हो गया था, ठीक है। बैंकिंग में भी एसबीआई नेशनलाइजेशन हो गया था पूरा 1955 में, फिर 1979 में भी एक नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण हुआ। सो दैट्स वाई आप देखते हो कि फिर ये सब रोकने के लिए, ये सब उल्टा करने के लिए, निजीकरण लाने के लिए यहाँ पर ये समितियां बिठाई गई, ठीक। इसके अलावा एक वेंकट स्वामी आयोग है 1996 में। देखिए, 1990s में हर्षद मेहता स्कैम पकड़ा गया, जो डब्बा ट्रेडिंग और ऐसी बहुत सारी गतिविधियां कर रहा था। तो हर्षद मेहता तो फिर जेल में इनकी लाश पाई गई, लेकिन फिर एक आयोग बिठाया गया जो कि शेयर मार्केट में शेयर्स के जो प्रतिभूति घोटाले होते हैं, इन बातों को जांच कर सके, राइट। और इसने बहुत सारे सुझाव दिए कि कैसे यहाँ पर सुझाव हो और कैसे सेबी अपने आप को मजबूत करे और ज़्यादा से ज़्यादा नए निर्देश दे, राइट। केलकर समिति हमने देखी ली है। एक वोहरा समिति आई। देखिए, चुनाव से जुड़ी हुई बहुत सारी समितियाँ आ रही है यहाँ पर, ठीक है। चुनाव सुधार यानी कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, जैसे 1975 में जयप्रकाश नारायण खुद अपनी एक समिति बनाते हैं चुनाव सुधार के लिए सरकार के बाहर ही, जयप्रकाश नारायण उस समय सरकार के बाहर थे। और यहाँ पर ये कहते हैं कि हमारे बहुत सारे राजनीतिक जो हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, सारे के सारे भ्रष्ट हैं, है ना, और ये बूथ कैप्चरिंग करते हैं और इस वजह से चुनाव में सुधार नहीं आ पा रहे, वगैरह वगैरह। ऐसे ही 1993 में एक वोहरा समिति आती है। वोहरा समिति ने ये कहा कि भारत में जो राजनेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं और जो अपराधी हैं, इनका आपस में जुड़ाव है, इनकी आपस में साठगांठ है, और इसको इन्होंने प्रूव करने की कोशिश की कि कैसे इनके आपस में साठगांठ है, जिसकी वजह से भारत में क्राइम बढ़ता जा रहा है और राजनीति में अपराधीकरण बढ़ता जा रहा है। अब ये रिपोर्ट खुद राजनेताओं की ही पोल पट्टी खोल देती, इसलिए इस रिपोर्ट को कभी पब्लिक ही नहीं किया गया, है ना। हालांकि और चुनाव में वित्तीय मामलों में वित्त पोषण, चुनाव की फाइनेंसिंग के लिए जो सुधार है, उसके लिए एक और समिति बिठाई गई थी, जिसे इंद्रजीत गुप्ता समिति कहा जाता है। ये 1996 की समिति है। इस समिति ने कुछ प्रमुख सुधार दिए, छोटे छोटे, जिनको माना गया, और इसलिए भारत में चुनाव सुधार 2 चरणों से पढ़ा जाता है, एक 1996 के पहले से और एक 1996 के बाद से, जब इंद्रजीत कमेटी की रिपोर्टों को माना गया था, राइट। तो इंद्रजीत समिति ने यह कहा कि भारत में पार्शियल स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन होना चाहिए, यानी चुनाव जो है उसमें वित्त पोषण कौन करेगा, उसमें सरकार करे, लेकिन आधा वित्त पोषण सरकार करे, पार्टियों को पैसा दे चुनाव प्रचार के लिए, ताकि पार्टियां जो अपने आप भ्रष्टाचार करती है चुनाव प्रचार के टाइम पर, वो कम हो और छोटी छोटी पार्टियों को भी चुनाव प्रचार के लिए पैसा मिल पाए, राइट। तो ये आप देखते हो यहाँ पर आया। एक मनरेगा के लिए, क्योंकि आपको पता है भारत में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल और आधा कुशल कार्य 100 दिनों के लिए किसी बेरोजगार परिवार को मिल सके, इसके लिए मनरेगा आना था, एक्ट आना था। तो एक्ट कैसे क्रियान्वित किया जाएगा, इसके लिए एक समिति बिठाई गई, जिनको ध्यान रख सकते हो आप, जानकी वल्लभ पटनायक समिति 2005, राइट। तो ये एक अलग से कमेटी आई। और आर्थिक सुधार और उदारीकरण के लिए 1991 में एक चलैया कमेटी अलग से आई थी। नरसिम्हम और एन मल्होत्रा तो हमने देख लिया, चलैया कमेटी भी देख लो। एक यहाँ पर शिक्षा के सुधार के लिए, देखिए शिक्षा के लिए भारत में 2 बार प्रमुख तौर से राष्ट्रीय समितियां बिठाई गई हैं, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो 2 आपको याद रखनी है। एक तो कोठारी आयोग समिति थी, 1966-67 के टाइम पर बिठाई गई थी, और इसके सुझाव के आधार पर, ये बैठी तो 66, 67, 68 के आसपास थी, लेकिन इसके सुझाव के आधार पर 20 साल बाद
हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई थी 1986 में। तो इसके सारे प्रावधान असल में कोठारी आयोग ने बताए थे। इसके बाद एक कस्तूरी रंगन समिति बिठाई गई। कस्तूरी रंगन समिति देश के बहुत सारे जिलों में गई और बहुत सारे हितधारकों से ज़मीनी स्तर पर बात की और इसके आधार पर इन्होंने कुछ सुझाव दिए और इस सुधार के आधार पर भारत ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनाई है, जिसको हम धीरे धीरे लागू करने का सोच रहे हैं। ठीक है, इसमें पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया। इसमें पूरा ढांचा बताएगा 5+3+3+4 का। 5 यानी कि यूकेजी एलकेजी नर्सरी एलकेजी यूकेजी वाला पार्ट, फर्स्ट और सेकेंड क्लास तक का 5। 3 यानी कि 6 to 8th क्लास तक वाला पार्ट। इसके बाद और 3 आपके ऐसे बताए गए 5+3+3 और इसके बाद आखिर में 4। तो आप देखोगे इस तरीके से यहाँ पर एक मतलब प्रावधान एक पूरा मतलब ऐसे यहाँ पर प्रावधान ले आए गए कि बिल्कुल आप पूरी तरीके से इसे लागू कर सको। ठीक है, तो ये सेकेंड क्लास तक का पार्ट, ये 3rd से 5th स्टैंडर्ड तक का पार्ट, 3 6 to 8th स्टैंडर्ड तक का पार्ट और फिर आखिर में 4 9 से 12th स्टैंडर्ड तक का पार्ट। अभी क्या हमारे यहाँ 10+2 सिस्टम चलता है, यानी 10th क्लास तक अलग कहानी चलती है और फिर आखिरी के 2 साल में आप अपना सब्जेक्ट ले लेते हो, विषय ले लेते हो, मैथ साइंस कॉमर्स। लेकिन अब इस तरीके से चलेगा और इसमें सेकंड क्लास तक कोई एग्जाम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे इस पर। फर्स्ट क्लास के पहले नर्सरी एलकेजी यूकेजी कोई एग्जाम नहीं होगी, खेल खेल में आपको सिखाएंगे, उसके बाद थोड़ी एग्जाम लेना शुरू करेंगे, फिर वार्षिक एग्जाम में चालू होंगी। 3rd 4th 5th में आपकी फाउंडेशनल लर्निंग, आपको मैथ्स इंग्लिश अच्छे से पढ़ना है, उस पर ध्यान देंगे, एक्स्ट्रा आपको टाइम देंगे अगर आप नहीं पढ़ पाते हो, ये सारी चीज़ें करेंगे। 3rd 6 to 8 तक आपकी वोकेशनल लर्निंग पर भी ध्यान देंगे, यानी आप अगर गांव से हो तो गांव में बहुत बार 6 to 8 से बच्चों को बाहर निकाल देते हैं स्कूल में कि ये खेती करेगा, काम करेगा। तो काम करने के साथ साथ वोकेशनल लर्निंग आप सीख सको, जिससे कि आप पैसा कमाने की बात भी अभी सीख सको और आपको पेरेंट्स जो हैं वो स्कूल से बाहर ना निकाले इस टाइम पर, और एनरोलमेंट्स बने रहे इसकी बात। 9 to 12th में फिर ये रहेगा कि जैसे आप एक शादी में जाते हो, एक बफर सिस्टम की तरह आप अपनी मर्जी से कुछ भी सब्जेक्ट चूज कर लेते हो। एक आर्ट का चूज कर लिया, एक हिस्ट्री कर लिया, एक मैथ्स का चूज कर लिया, एक फिजिक्स का चूज कर लिया, राइट, एक केमिस्ट्री चूज कर लिया। तो ऐसे आप अपनी मर्जी से अपना खुद का एक बाल्टी ऑफ सब्जेक्ट्स, एक बाल्टी विषय की सब्जेक्ट्स के बकेट बना सकते हो। तो ये सारे प्रावधान इसमें है, टीचर ट्रेनिंग के प्रावधान है, बहुत सारे प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कस्तूरी रंगन रिपोर्ट के आधार पर लाए गए, राइट। तो ये सारी रिपोर्टें आती हैं और इसके बाद भी बहुत सारी रिपोर्टें आई, जैसे विजय केलकर समिति दोबारा आई थी 2015 में। जन निजी क्षेत्र भागीदारी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए रूपरेखा तैयार करना, क्योंकि भारत की अवसंरचना में बहुत जरूरी था कि इस समय पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन है, जिससे भारत की अवसंरचना में आप देखो तो वित्त पोषण आ सके, एक्सपर्टीज आ सके, बहुत सारी ऐसी चीजें यहाँ पर इसमें डाली गई। एक भारत के जो रक्षा सलाहकार है, इनके अंदर अजीत डोभाल कमेटी रिपोर्ट आई थी और इसमें जो भी हमारी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है, सीमा अवसंरचना है, इसको सुधारने के लिए सारी बातें इस कमेटी के अंदर लाई गई। एक फिल्म सर्टिफिकेशन के लिए, फिल्म प्रमाणीकरण के लिए आप देखोगे श्याम बेनेगल समिति रिपोर्ट आई। श्याम बेनेगल आपके एक फिल्म डायरेक्टर थे, जिनके अंदर यहाँ पर भारत में जो CBFC है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जो कि फिल्मों का प्रमाणीकरण करता है कि ये फिल्म 16 साल के छोटे बच्चे के लिए, ये बड़े के लिए वगैरह वगैरह, यहाँ पर ठीक तरीके से हो सके, उसके लिए ये रिपोर्ट आई। फिर एक रंगराजन समिति आई थी वित्तीय समावेशन के लिए भारत में, यानी भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए रिपोर्ट आई थी, राइट, वित्तीय समावेशन के लिए, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और फिर इस आधार पर आप देखोगे बाद में जनधन योजना मोदी सरकार के टाइम पर और बहुत सारी चीज़ें आई थी, राइट। राजेंद्र सच्चर रिपोर्ट हम देख चुके हैं। बिमल जालान बैंकिंग में सुधार के लिए आई थी। बिमल जालान खुद एक पुराने RBI गवर्नर हैं। इनके टाइम पर 2 कमिटीज आई हैं बिमल जालान के नाम पर, एक 1996 में बैंकिंग सुधार के लिए, एक जब आपके जो RBI गवर्नर थे रघुराम राजन, जब ये अपने आप को यहाँ पर इस्तीफा दे देते हैं रघुराम राजन, तो उसके बाद आप देखते हो कि उर्जित पटेल आते, फिर उर्जित पटेल भी इस्तीफा दे देते, क्योंकि केंद्र सरकार का कहना था कि RBI को अपना जो पैसा है, मुनाफा है, उसमें से सरकार को काफ़ी सारा पैसा देना चाहिए। तो फिर इस चीज़ को सुधारने के लिए और इस पर एक ढांचा, एक सुझाव देने के लिए बिमल जालान कमेटी दोबारा बनाई गई थी। RBI कितना अपना मुनाफा केंद्र सरकार के साथ साझा करे, इस बात के लिए, और RBI और केंद्र सरकार में फिर ज़्यादा विवाद इस मुनाफे के साझा करने पर ना है। तो पूरा फ्रेमवर्क, पूरा ढांचा जो था वो बिमल जालान कमेटी ने यहाँ पर बताया था, राइट। तो ये आप देखते हो। एक SS तारापुर समिति आई थी, भारत में किस हद तक कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी होनी चाहिए, यानी रूपी से डॉलर, डॉलर से रूपी आप कितना कन्वर्ट करो, और यहाँ पर इन्होंने कुछ परिस्थितियाँ बताई थी। इसी के बाद भारत में फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी ले आए। ये आपकी SS तारापुर समिति यहाँ पर लाई गई थी, राइट। इसके अलावा भी बहुत सारी समितियाँ हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। एक नचिकेत मोर समिति ज़रूरी है, जिससे कि
भारतीयों को वित्तीय व्यापक सेवाएं दी जा सके। इस नचिकेत मोर समिति के आधार पर डिफरेंशिएटेड बैंक आए, यानी पेमेंट बैंक आए और स्मॉल फाइनेंस बैंक भी इसी समिति के आधार पर लाया गया था। राइट। पीजे नायक समिति आई थी बैंकिंग में जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उनको सुधारने के लिए, क्योंकि इस समय पब्लिक बैंक जैसे एसबीआई वगैरह इनके एनपीएस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। फिर यहाँ पर सुझाव आया और इस आधार पर यहाँ पर सुधार किए गए थे। एक शांता कुमार कमेटी आई थी एफसीआई के रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में, भारतीय खाद्य निगम के पुनर्गठन और रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में, और इसने बहुत सारी सुधार सुझाए थे जो आज हम करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। एक कृषि में दलवई समिति रिपोर्ट आई थी जिसने कृषि में कृषकों की इनकम को, आय को डबल करने के लिए, दोहरा करने के लिए यहाँ पर रिपोर्ट दी थी, सुझाव दिए थे, जिसको हम लागू करने की कोशिश करें। तो ये आपके मेजर रिपोर्ट्स हैं, मेजर कमिटीज़ हैं, हमेशा ध्यान रखिए। जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 हर जगह आपको ये काम आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे जुड़े रहे, ऐसे बने रहे, और बताइएगा कमेंट में क्या आपको ऐसे और सब्जेक्ट्स चाहिए। थैंक यू।